हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है हमारा प्राचीन समाज यानी एंसेंट सोसाइटीज। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का ये पार्ट है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। तो यूनिट सेकंड देखेंगे इस वीडियो में। यूनिट फर्स्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सेकंड यूनिट हमारी जो है वो है कांस्य युग की सभ्यताएं, भारत और चीन। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें हमारा, जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो दे दी जाएगी, और जितने भी हमारे चैनल पे वीडियो आते हैं उन सबके लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बुक है। इस बुक में टोटल 4 यूनिट आती हैं। पहली यूनिट जो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं जाके। जो यूनिट सेकंड है कांस्य युग की सभ्यताएं, भारत चीन, ठीक है ना, सांगराग वंश, तो ये आज हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 2 यूनिट और बच जाएंगी, इनको भी हम इसके बाद कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कांस्य युग क्या है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कांस्य युग क्या होता है। कांस्य युग लगभग 3300 ईसा पूर्व में एशिया, अफ्रीका, यूरोप में शुरू हुआ था, जब मनुष्यों ने तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाना सीखा, जो मजबूत और टिकाऊ था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 3300 ईसा पूर्व की, तो उस समय कांस्य युग की शुरुआत होती है, जब मानव को यह एहसास होता है कि भाई तांबा और टीन से क्या मिलाकर बनाया जा सकता है, ब्रोंज। ठीक है, यानी क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। और ये कांसा जो होता है वो बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। और यही कांस्य युग जो है आप देखते हैं आगे बढ़कर जो है एक शहरी सभ्यता का विकास करता है। ठीक है, तो इस काल में आप देखेंगे धातु प्रौद्योगिकी जो होती है बढ़ती है। धातु प्रौद्योगिकी आने से आप देखते हैं व्यापार बढ़ता है, सामाजिक आर्थिक संगठन जो मजबूत होते हैं इस टाइम। भारत में भी यह युग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा था, जबकि चीन में आप देखेंगे सांग राजवंश जो था इसका प्रतिनिधि था। ठीक है, तो धातु के आने से, धातु प्रौद्योगिकी के आने से क्या हुआ था भाई, व्यापार बढ़ा था, वाणिज्य बढ़ा था। ठीक है ना, और उसके अंदर आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक संगठन थे वो मजबूत हुए थे। तो इसी को देख के अगर हम कहें तो कह सकते हैं भाई यहीं से जो है शहरी सभ्यता की विकास होती है। ठीक है, तो कांस्य युग जो था वो एक नींव की तरह काम करता है शहरी सभ्यता के विकास के लिए। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में अगर आप देखेंगे जो कांस्य युगीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। वहीं अगर चीन की बात करेंगे तो वो सांग राजवंश से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कांस्य और औजारों के उपयोग से कृषि, शिल्प और व्यापार का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो कांस्य ने क्या किया था भाई, जब उनका औजारों का निर्माण हो गया तो कृषि को क्या कर दिया उन्होंने, अच्छा कर दिया। और जब कृषि अच्छी हुई तो उससे अधिशेष इकट्ठा होने लगा, और अधिशेष कहाँ बिकने लगा, जाके ऐसे जगह बिकने लगा जहां पर शहर विकसित होने लग गए। ठीक है, औजार थे, ठीक है ना, शिल्प कार्य शुरू हो चुके थे, तो इन सब चीजों का जो उत्पादन होता था वो शहरी क्षेत्र की पहचान बनने लग गया। ठीक है, और व्यापार जो था वो प्रमुख केंद्र बन गया शहरों का। ठीक है, और पहला शहरीकरण देखने को मिला। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण आप देखते हैं पहली बार शहरीकरण जो होता है कांस्य युग में आपको देखने को मिलता है। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार इस युग में 2 प्रमुख आविष्कार हुए थे। तो इतिहासकार जो इरफान हबीब है उन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया है प्राचीन समाज के बारे में। तो वो 2 प्रकार के आविष्कार की बात करते हैं इस टाइम में। सबसे पहले वो बताते हैं कि भाई खेती में विविधता और अधिशेष उत्पादन हुआ। ठीक है, तो क्योंकि भाई ब्रॉन्ज का यूज हो रहा था, कांसे का युग हो रहा था, वो मजबूत था और टिकाऊ था, और खेती करने में बहुत आसानी पैदा करता था वो। तो खेती जब आसानी से होने लग गई तो अलग अलग प्रकार की खेती होने लग गई। ठीक है ना, खेती में क्या हुआ, विविधता आई। ठीक है ना, बहुत सारे जो जो बहुत सारी जो फसलें थी उनको उपजाने लगे लोग। ठीक है, तो जब फसलें ज्यादा होने लगी तो उससे क्या हुआ भाई, अधिशेष बचने लग गया। ठीक है, तो अधिशेष जब बचने लग गया तो उस अधिशेष का करते क्या, तो उस अधिशेष को क्या किया गया भाई, जहां पर फसलों की कमी थी उस जगह पर अधिशेष को पहुंचाया जाता था। जिससे क्या होता था भाई, जो अधिशेष को बेचता था उसको फायदा हो जाता था, और जिनके पास अधिशेष नहीं था उनको अधिशेष, जिनके पास जो है फसलें वगैरह नहीं होती थी उनको फसलें मिल जाती थी। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं फायदा होता था। ठीक है, तो एक ऐसे जगह की जरूरत थी कि जहां पर ये सब चीजें करी जा सकें। तो इसीलिए आप देखेंगे शहर और नगरों का जो है विस्तार होता है। बैलों और हल और गाड़ियों से जोड़ने की तकनीक, तो इसी समय आप देखेंगे भाई बैलों से हलों को जोड़ा गया, तो जिससे खेती तीव्र हो गई और ज्यादा उत्पादन होने लग गया। और फिर वही जो उत्पादन था उससे क्या किया गया भाई, बैलों को गाड़ी से जोड़ दिया गया, तो वही अधिशेष जो था उस बैलगाड़ी पे लाद कर कहाँ तक जाता था, वो शहरों तक जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं इरफान हबीब कहते हैं कि भाई ये जो 2 बदलाव आए थे इन्होंने शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो इस प्रकार कांस्य युग ने मानव सभ्यता को ग्रामीण जीवन से शहरी समाज की ओर बढ़ाया। तो कांस्य युग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा एक जो ग्रामीण सभ्यता थी उसको शहरी सभ्यता में बदलने की। ठीक है, अब समझते हैं भारत के संदर्भ में। जब भारत में देखते हैं शहरी सभ्यता का विकास हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पहली सभ्यता थी भारत के अंदर, जहां पर आप देखते हैं शहरी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कांस्य युग भारत में लगभग आप देखेंगे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय लोगों ने तांबा और टीन मिलाकर कांस्य धातु बनाना सीखा था, और भारत में इस युग की सबसे प्रसिद्ध जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो कांस्य युग की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले भारत के अंदर आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है, और कहा जाता है भारत में ये जो थी सबसे शहरीकृत और विकसित सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा पंजाब और मोहनजोदाड़ो सिंध में हुई थी। इन जगहों की खुदाई से भारत में अब तक की सबसे बड़ी और विकसित शहरी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यानी अगर इस टाइम पीरियड में देखते हैं, भारत जो था एक शहरीकृत व्यवस्था था। ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा उन्नत जो वहां पर आप देखेंगे प्रौद्योगिकी भी थी। ठीक है ना, और काफी शहरों का जो निर्माण हुआ था वो बहुत ही आधुनिक तौर पर किया गया था। तो इसलिए कहा जाता है भाई उस टाइम पीरियड की बात करें तो भारत में जो ये सभ्यता थी वो बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग सभ्यता थी, बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, और ऐसा भी नहीं था कि भाई ये जो सभ्यता थी वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी। एक विस्तारित क्षेत्र में जो थी आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अगर आप देखें तो भारत में शुरू हुई यानी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में ओमान अरब प्रायद्वीप तक, और पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत तक जो था इसका विस्तार था। ठीक है, आप देखेंगे तो ये देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका विस्तार जो था वो काफी था। बाद में कई अन्य स्थानों पर भी खुदाई हुई, जैसे आप देखेंगे राजस्थान कालीबंगान, हरियाणा बनावली राखीगढ़ी, सिंधु कोटदीजी, धोलावीरा लोथल, सूरतकोड़ा, ये बंदरगाह वाले क्षेत्र थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे आपको जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है निशान मिलते हैं। ठीक है, तो गनवेरी वाला अब तक पूरी खुदाई नहीं हो पाई है। ठीक है, ये क्षेत्र जो आप देखेंगे पंजाब का जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है, तो उसमें अभी तक पूरी खुदाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अवशेष आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक विस्तृत सभ्यता थी अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं भारत के संदर्भ में। मुख्य विशेषताएं क्या थी इसकी, तो हड़प्पा सभ्यता के बड़े शहर लगभग 100 हेक्टेयर और छोटे शहर 50 हेक्टेयर के थे। यानी इतने बड़े क्षेत्रों में जो शहर अ, बने थे। सबसे बड़ा जो शहर आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 200 हेक्टेयर था। ठीक है, यानी ये जो सभ्यता थी कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, काफी विस्तृत इलाके में थी, और इसके जो शहर थे वो भी काफी बड़े क्षेत्रों तक फैले हुए थे। सभ्यता के 3 चरण थे अगर आप देखें तो। हड़प्पा सभ्यता जो थी सबसे पहले पूर्व हड़प्पा चरण था, यानी चौथी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक थी ये। उसके बाद देखेंगे परिपक्व हड़प्पा चरण, यानी इस समय आप देखेंगे ये जो सभ्यता थी वो अपने पीक पर थी। ठीक है ना, सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था इसी टाइम पीरियड में हुआ था यहाँ पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। तो सभ्यता का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी अपने पीक पे थी और सबसे शहरीकृत सभ्यता इस टाइम में थी ये पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखेंगे तो। उत्तर हड़प्पा चरण तो लगभग 1750 ईसा पूर्व तक सभ्यता का जो है वो पतन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के कारण आप देखेंगे कि सभ्यता का जो होता है वो पतन हो गया था। निरंतरता और पतन, तो मेहरगढ़ और नौशेरा जैसे स्थान बताते हैं कि सभ्यता का सांस्कृतिक विकास धीरे धीरे हुआ था। इन्हीं स्थानों से इसके पतन के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता का विकास था वो निरंतर होता रहा, धीरे धीरे होता रहा, और होते होते एक जो बहुत ही बड़ा जो है सांस्कृतिक विकास हुआ था किसका, हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन फिर इन्हीं स्थानों पर भी अगर देखेंगे तो धीरे धीरे ये पतन की तरफ चली गई। तो वहां पे भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो जहां से ये आप देखेंगे सभ्यता विकसित हुई थी उन्हीं क्षेत्रों में बहुत सारे कारणों की वजह से इस सभ्यता का जो है पतन भी हो गया था। ठीक है, हड़प्पा के शहरों की बात करते हैं। तो हड़प्पा के शहर भारत की सबसे संगठित और उन्नत प्राचीन शहरी सभ्यता के उदाहरण हैं। यानी उस समय में जो शहरी सभ्यता का विकास आप हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है,
ये शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से मिले अधिशेष अन्य संसाधनों और व्यापार से चलते थे। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जो शहर थे वो काफी विकसित शहर थे। और वो विकसित इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि भाई जो आप आधुनिक समय में देखते हैं जिस तरह से समाज चलता है, शहर चलता है, उस समय यानी उस टाइम पीरियड में भी सेम वैसी व्यवस्था थी। वहां पे आप देखेंगे जो भाई ग्रामीण इलाके थे, तो ग्रामीण इलाकों से जो भी अधिशेष मिलता था उसे क्या कहा जाता था भाई, उनको क्या किया जाता था, व्यापार आदि के माध्यम से शहरों तक पहुंचाया जाता था और इन्हीं से पूरी व्यवस्था जो है वो चलती थी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र जो थे वो शहर को चलाने की जो थे वो नींव थे। तो शहरों की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, ग्रामीण क्षेत्रों से अनाज और अन्य वस्तुएं जो है इकट्ठा की जाती थी। तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के लिए जो है अनाज और अन्य वस्तुएं भेजी जाती थी। इन वस्तुओं से बने सामान का व्यापार सभ्यता के भीतर और बाहर दोनों जगह होता था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो भाई जो हड़प्पा सभ्यता का सामान था, जो सामग्री थी, जो संसाधन थे, उनको हड़प्पा के शहरों तक भी बेचा जाता था और यहाँ तक कि बाहर यानी विदेशों तक जो है इनके जो भी सामान थे वो बिकने के लिए जाते थे। हड़प्पा के शहर विशेष शिल्प केंद्र थे जहां कुशल कारीगर वस्तुएं बनाते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, मनके बनाना हो गया, आभूषण बनाना हो गया, धातु के औजार बनाने हो गए। तो कह सकते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता जो था एक विशेष शिल्प केंद्र था, यानी यहाँ पर सामग्रियों को बनाया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे इस सभ्यता में बहुत सारे जो थे आप देखेंगे चीजें होती थी। ठीक है ना, मकानों का अच्छा निर्माण किया जाता था, घरों का अच्छा निर्माण होता था, मनके बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है ना, औजार बनाए जाते थे, यानी जितने भी हस्तशिल्प से संबंधित काम थे वो सारी चीजें आपको हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखेंगे को मिलती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई, शहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, शहर जो होते हैं वहां पर आप देखेंगे व्यापार वगैरह की गतिविधियां होती हैं, लेन देन वगैरह ज्यादा होता है, तो वहां पर आप देखेंगे सामान भी जो है ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो उन सामानों को आप देखेंगे जितने भी शिल्प केंद्र होते थे वहां पर बनाया जाता था और बनाने के बाद एक जो बाजार जो विकसित हो गए थे उन बाजारों तक वहां पर पहुंचाया जाता था ताकि सामान को बेचा जा सके और लाभ कमाया जा सके। यह संबंध संगठित योजना और कारीगरों की मेहनत से संभव हुआ। ठीक है, तो जो भाई ये विशेष शिल्प केंद्र की बात की जा रही है, तो विशेष शिल्प केंद्र ऐसे तो चलते नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए होते हैं भाई, कुशल कारीगर चाहिए होते हैं, और क्या चाहिए होता है, संसाधन चाहिए होता है, क्योंकि सारे संसाधन एक जगह तो मिलते नहीं है, कच्चा माल भी कहीं ना कहीं से लाना पड़ता होगा। तो इसलिए क्या किया गया था भाई, एक संगठित और योजना के आधार पर जो है ये पूरी जो सिस्टम था वो काम करता था। ठीक है ना, कच्चा माल कोई कहीं से लेकर आता था और उसके बाद जहाँ पर जो शिल्प केंद्र होते थे वहां पर लाके दिया जाता था और उसके बाद फिर बनाया जाता था, फिर उसको ले जाके अलग अलग क्षेत्रों तक बेचा जाता था। तो ये काम एक अकेले के बस की बात तो नहीं था, तो पूरा एक संगठित समाज जो था लगा हुआ था जो इस पूरे क्रियाकलाप को कर रहा था। ठीक है, जो क्या था, योजनाबद्ध था, यानी योजना बनाई जाती थी, उसके आधार पर जो है ये सारे काम किए जाते थे। ठीक है, फिर आता है नगर नियोजन की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा गुण था उसका सुनियोजित नगद निर्माण। तो जो नगर था वो भी पूरा अच्छे से डिजाइन करके सुनियोजित तरीके से बनाया गया था, सोच समझ के बनाया गया था। आप देखेंगे शहरों को दो भागों में बांटे होते थे, तो शहर जो थे आप दो भागों में बटे हुए देखेंगे। सबसे पहले गढ़ क्षेत्र आता था जिसे सिटाडेल कहते हैं, ऊंचाई पर बना हुआ हिस्सा जहां प्रशासन, पूजा और सार्वजनिक समारोह होते थे। यानी एक स्थान देखेंगे आप जो था ऊपर बना हुआ था, देख रहे हैं, चबूतरा बनाया जाता था और उसके बाद एक शहर को पूरा विकसित किया जाता था। उसे क्या कहा जाता था, गढ़ क्षेत्र कहा जाता था या सिटाडेल कहा जाता था। ठीक है, सेकंड जो था वो निचला क्षेत्र होता था, लोअर टाउन होते थे जहां आम लोग रहते थे। इसमें आप देखेंगे घर, गलियां और बाजार होते थे। ठीक है, ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो जो ये मकान बने हुए निचले क्षेत्र पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे बाजार होते थे। ठीक है, तो अलग अलग व्यवस्थाएं करी गई थी ताकि जो है समाज अच्छे से चल सके। तो दो क्षेत्र थे, एक जगह आप देखेंगे पूरा प्रशासन, पूजा और सार्वजनिक समारोह वगैरह होते थे। दूसरा जो निचला क्षेत्र था यहाँ पे छोटे घर होते थे, ठीक है ना, गलियां होती थी और बाजार होते थे। तो देख रहे हो कितने सुनियोजित तरीके से शहरों को जो है वो दो भागों में बांटा गया था। ठीक है ना, और शहर भी ऐसे नहीं बनाए जाते थे, उनके लिए भी बाकायदा क्या होता था भाई, पहले देख रहे हैं आप, एक चबूतरा बनाया जाता था ताकि वो ऊंचाई पर हो और उसके बाद आप देखेंगे उस पे जो पूरा शहर विकसित किया गया था। ठीक है, तो एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी आपको उस समय में देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर देखने को मिलता है उन लोगों के द्वारा शहर निर्माण में। यह विभाजन केवल हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता थी और आगे चलकर यह प्रथा समाप्त हो गई। तो हड़प्पा में ही आपको ये व्यवस्था देखने को मिलती है कि दो पार्ट में जो शहरों को बांटा गया था। आगे जाकर देखते हैं ये चीज कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन थी और हड़प्पा सभ्यता के साथ ही ये चीज जो है आपको समाप्त होती हुई दिखाई दे जाती है। ठीक है ना, उसके बाद ये जो पैटर्न था वो कहीं नहीं देखने को मिलता है। निर्माण सामग्री और तकनीक।
तो गढ़ों और इमारतों की नींव बड़ी ईंटों से चबूतरों पर बनाई जाती थी ताकि बाढ़ से सुरक्षा हो सके। तो हमने देखा था भाई पहले क्या किया जाता था, एक चबूतरा बनाया जाता था ऊंचाई तक, उसके बाद घर वगैरह बनाए जाते थे। तो इसका मेन कारण यही था भाई कि ये नदियों के आसपास के क्षेत्र थे, कई बार बाढ़ वगैरह आ जाती थी, ताकि घर जो है वो पानी में ना समा जाए, तो इसलिए उनको ऊंचाई पर बनाया जाता था। ठीक है, लगभग सभी शहर नदी के किनारे बसे हुए थे। सड़कों का निर्माण ग्रिड पैटर्न जाल की तरह किया जाता था। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से सड़कों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, यानी अगर आज के टाइम में आप देखेंगे जैसे व्यवस्था है सड़कें बनाने की कि भाई सड़कें ऐसे बनाई जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे ऐसे सड़कें बनाई जाती है ना, जो क्या करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं। तो इस तरह से जो है वो आप देखेंगे सड़कें बनाई जाती थी। ठीक है, यह व्यवस्था ड्रेनेज सिस्टम जल निकास प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी थी। तो इससे क्या था भाई, जो जल निकास प्रणाली थी वो भी जो थी आसान थी, यानी जो गलियों जो घरों का और गलियों का जो पानी होता था वो आसानी से जो है वो बाहर निकल जाए, इसलिए आप देखेंगे इस तरह से जो सड़कें बनाई जाती थी। ठीक है, तो समझ लेते हैं घर और नालियां कैसे बनाई जाती थी। तो हर घर में आमतौर पर आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। ठीक है, तो इनका जितने भी आप देखेंगे घर बनाने के जो पैटर्न देखेंगे एक जैसा ही मिलेगा कि भाई एक घर होता था, घर के अंदर एक आंगन होता था और आंगन के अगल बगल में क्या होते थे, कमरे होते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर हो गया, तो ये एक आंगन है, तो इसके अगल बगल में आप देखेंगे ऐसे कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, घरों में नहाने की जगह व्यक्तिगत कुएं और नालियां होती थी। तो भाई जितने भी घर थे, नहाने की जो जगह थी वहां पर आप देखेंगे कुएं और नालियां बनाई जाती थी। तो कुएं से पानी निकाला जाता था और उसके बाद हर नाली हर कमरे में एक नाली बनाई जाती थी। तो नाली का ये व्यवस्था थी कि भाई घर से जो भी पानी है, जो भी गंदा पानी है, उसको क्या किया जाता था, जो सड़क के साथ जो नालियां होती थी उन नालियों में जो है वो निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी। तो घरों की नालियां मुख्य सड़कों की बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी। नालियां भट्टी की पक्की ईंटों से बनी होती थी, जबकि घर कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने होते। तो आप देखेंगे जो भाई ये नालियां बनाई गई थी, तो ये नालियां जो होती थी वो भी जो थी पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ताकि ये गल ना जाए। ठीक है, और आप देखेंगे जितने भी घर थे, हर घर के जो नालियां थी वो इस मेन नाली से कनेक्ट होती थी, ताकि पानी को जो है शहर से बाहर तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, नालियां भट्टी की जो पक्की ईंटों से बनी होती थी, और घर जो थे, कई बार आप देखेंगे घर जो होते थे बेशक से कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे, लेकिन नालियां जो थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, विज्ञान और ज्ञान, तो हड़प्पा के शहरों में ज्यामिति और सर्वेक्षण का ज्ञान था। तो भाई ज्यामिति और सर्वेक्षण का ज्ञान था, तभी तो वो इतने अच्छे डिजाइन से घरों को निर्माण कर रहे थे और बना रहे थे। हर निर्माण माप जोख और सही दिशा में किया जाता था। तो भाई जो भी निर्माण किया जाता था पहले उसको अच्छे से मापा और जोखा जाता था। ठीक है ना, अच्छे से उसका पैमाना लिया जाता था और बाद में उसकी दिशा भी देखी जाती थी, भाई दिशा सही है कि नहीं है। तो इन सब चीजों के आधार पर जो है आप देखेंगे घर का निर्माण होता था, या जो भी नालियां बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी, तो उन सबको अच्छे से नाप जोख के सही दिशा देखकर तब बनाया जाता था। ठीक है, तो ये देखेंगे आप कि भाई पूरी एक तरह से जो आप देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी, सोच समझकर बनाई गई थी। ठीक है ना, तो आज के समय में देखेंगे जो चीजें आपको देखने को मिलती है अपने आसपास में, वैसी चीजें उस समय, ठीक है ना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, एक शहरी व्यवस्था कहा जाता है। धोलावीरा विशेष उदाहरण आप देख सकते हैं। तो गुजरात का धोलावीरा शहर अन्य हड़प्पाई शहरों से अलग था। यह निर्माण में पत्थर का प्रयोग ज्यादा किया गया था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो धोलावीरा क्षेत्र था यहाँ पर पत्थर से ज्यादा, ईंटों से ज्यादा पत्थरों को महत्व दिया गया था निर्माण के लिए। आप देखेंगे जो भी निर्माण कार्य किए गए थे, जो भी शहर बसाए गए थे, पत्थर निकालना, काटना और ढोना कठिन काम था, इसलिए इसके लिए ज्यादा श्रम और योजना की जरूरत थी। ठीक है, तो जो पत्थर होता था भाई इसको काट के, ठीक है ना, और पत्थर को काटने के बाद डिजाइन बनाकर और उसके बाद उससे पूरा नगर का निर्माण कराना काफी मुश्किल काम था, श्रम भी ज्यादा लगता था, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे ये चीजें वहां पर हुई थी। धोलावीरा में पानी के भंडार की बहुत विस्तृत व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी, आप देखेंगे जलाशय बनाए जाते थे, ठीक है ना, और वहां पर पानी को स्टोर करके रखा जाता था। बड़े बड़े जलाशय किले की दीवारों के भीतर बनाए गए थे, जिससे यह शहर अनोखा बन गया। ठीक है, तो क्या किया जाता था भाई, किले की जो दीवारें थी, ताकि भाई बाहर से सुरक्षा की जा सके और पानी की कमी है तो पानी को अंदर ही स्टोर किया जा सके, तो ऐसी व्यवस्था आपको धोलावीरा में देखने को मिलती है। तो ये भी एक जो है आप देखेंगे विशिष्ट नगर नियोजन जो प्रणाली थी। हड़प्पा की कलाकृतियों की बात करते हैं, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत कुशल कारीगर और व्यापारी थे। ठीक है, तो आप ज्यादातर आपने देखा ही था भाई, यहाँ पर क्या होता था, मन के बनते थे, मोती बनते थे, हस्तशिल्प का काम होता था। ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, अच्छी कलाएं जो थी इनके पास थी, और ये सामान को बनाकर क्या करते थे, व्यापार करते थे, बेचते भी थे।
उन्होंने अपने शहरों में सुंदर और उपयोगी कलाकृतियां बनाई थी जो उनकी शिल्प कला, व्यापार और संस्कृति का प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई इन्होंने जो भी चीजें बनाई थी तो ये किस लिए थी भाई, एक तरह से देखें तो व्यापार के लिए करते थे। और इन जो चीजें थी इन चीजों में आप देखेंगे तो उनकी संस्कृति के जो है प्रमाण मिलते थे। ठीक है, जिस संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे वो उस आधार पर, उस पैटर्न के आधार पर वो अपनी कलाकृतियों को बनाते थे। ठीक है, हड़प्पा की कलाकृतियां और विविधता अगर देखें तो हड़प्पा शैली की वस्तुएं बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाई गई हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे क्षेत्र में एक जैसी संस्कृति थी, बल्कि स्थानीय संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के साथ मिलकर काम करती थी। तो भाई एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र था, तो ऐसा नहीं कह सकते भाई एक तरह की आपको सारी जो भी चीजें मिलेंगी देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, कि एक ही संस्कृति पूरे हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगी। तो जो अलग अलग क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता थी तो वहाँ की संस्कृति भी अलग थी। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति की जो कलाकृतियां हैं वो भी अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पाई जाती हैं। लेकिन ये क्या है, एक हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि भाई अलग अलग क्षेत्र होने के बाद भी जो कलाकृतियां हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो व्यापार था वो काफी विस्तृत था, तो सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता था। तो अलग अलग संस्कृतियों को हम अलग अलग जगहों पर भी देखते हैं। ठीक है, यह दिखाता है कि उस समय स्थानीय और विकसित संस्कृतियों के बीच संपर्क और आदान प्रदान था। ठीक है, तो ऐसा किस लिए था भाई कि जो भी स्थानीय और विकसित संस्कृतियां थी वो अपनी सामग्रियों का आदान प्रदान करती थी, क्योंकि इनके बीच में संपर्क था। ठीक है, कच्चा माल और व्यापारी संपर्क, तो हड़प्पा वासियों ने अपने शिल्प कार्यों के लिए कच्चे माल अलग अलग स्थानों से मंगवाए। तो हमने देखा था भाई इनका जो शिल्प उत्पादन था काफी अच्छा था, और कई बार जो इनके सामग्री थी वो स्थानीय स्तर पर नहीं मिलती थी, तो ये दूर दराज इलाकों से भी क्या करते थे, सामान को मंगाते थे। तो सामग्री आप देखेंगे तांबा जो था वो बलूचिस्तान और राजस्थान से लाया जाता था। अर्ध कीमती पत्थर पश्चिमी भारत से आते थे। लाजवार्द और लापिस लाजुली पामीर या चागाई पहाड़ी यानी अफगानिस्तान के क्षेत्र से लाए जाते थे। लकड़ी जो सागौन थी गुजरात से आती थी। सीप, मोती और आभूषण सामग्री वो तटीय क्षेत्रों से लेकर आते थे। तो अलग अलग क्षेत्रों से सामग्रियां लाके जो भी इनके उत्पादन स्थल थे वहां पर उसको तैयार किया जाता था। इन सामग्रियों से व्यापार और विनिमय प्रणाली भी चलती थी। तो भाई जो सामग्रियां थी ये किसका साधन थी, ये विनिमय प्रणाली, यानी सामान के बदले सामान दिया जाता था और लिया जाता था। तो ये प्रथा उस टाइम आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। मन का बीड़ और शिल्प उद्योग, तो हड़प्पा काल में मनके बनाना जो था एक बहुत बड़ा उद्योग था। ठीक है, तो मनके बड़े पैमाने पर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो है वो बनाए जाते थे। इसके लिए आप देखेंगे सोना, तांबा, स्टेटाइट, अर्ध कीमती पत्थर, हाथी दांत और सीप का जो है वो प्रयोग किया जाता था। तो शहरों में विशेष कार्यशालाएं होती थी जहां कारीगर इन वस्तुओं को तैयार करते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई शहर काफी विकसित थे और शहरों में ही जो सारी सामग्रियां बनाई जाती थी वहीं पर शिल्प उत्पादन के क्षेत्र होते थे। कार्नेलियन पत्थर से बने लाल नारंगी मनके हड़प्पा सभ्यता की पहचान थे। ठीक है, तो ये जो पत्थर थे, इन पत्थर के जो मनके बनाए जाते थे वो इनकी विशिष्ट कला की जो पहचान भी थे दूर दराज इलाकों तक। जहां जहां अधूरे मनके मिले हैं वहां वहां शिल्प कार्यशालाओं के होने का प्रमाण मिला है। तो भाई कैसे पता लगता है कि यहाँ पे शिल्प कलाएं थी, जो शिल्प उत्पादन क्षेत्र थे। तो भाई जहां पर भी आप देखेंगे टूटे फूटे अधूरे बहुत सारी सामग्रियां जो है एक साथ मिली हुई हैं, तो इससे जो पुरातत्व वेदा हैं वो अंदाजा लगाते हैं भाई यहाँ पर कार्यशालाएं रही होंगी, इसीलिए इतने विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जो टुकड़े जो हैं या कह सकते हैं कि जो वेस्ट चीजें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। इसका मतलब यहाँ पर कार्यशाला थी, काम हुआ करता रहा होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर कहा जाता है। तो आप देखें तो मनका जो था बनाना और शिल्प उद्योग जो था वो काफी विकसित था हड़प्पा सभ्यता में, बड़े पैमाने पर इस पे काम किया जाता था। ठीक है ना, तो क्षेत्रों में और उप क्षेत्रों में और बाहर के क्षेत्रों तक जो इनका व्यापार भी किया जाता था। मिट्टी के बर्तन भी इनकी एक विशेष कला थी। तो हड़प्पा वासियों ने लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जिन पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। इन बर्तनों पर आप देखेंगे पक्षियों पक्षियों पौधों और ज्यामितीय आकृतियों की डिजाइन मिलती है। इससे पता चलता है कि सौंदर्य बोध और कलात्मक रुचि रखते थे। ठीक है, तो इनकी जो पोट्री थी, ठीक है ना, या जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो काफी अच्छे आप देखेंगे डिजाइन से बनाए जाते थे, अलग अलग तरह से ये लोग बनाते थे और सौंदर्य बोध था इनको। ठीक है ना, तो इनकी रुचि थी भाई कि जो बर्तन बनाए जा रहे हैं उनको अच्छे सुंदर डिजाइन से दिखाया जा सके। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग कलाकृतियां बनाई जाती थी, ज्यामितीय थी, ट्रायंगुलर बनाया जाता था, ठीक है ना, स्क्वायर बनाया जाता था, रेक्टेंगुलर बनाया जाता था। तो अलग अलग तरह से आप देखेंगे इस पे डिजाइन किए जाते थे। ठीक है, और पक्षी पौधे इन सब चीजों को भी आप देखेंगे इन बर्तनों पर डिजाइन किए जाते थे जो देखने में काफी सुंदर लगते थे। ठीक है, तो ये भी क्या थी, एक विशिष्ट कला थी उस टाइम पीरियड में। तोल माप और व्यापारिक संबंध, तो देखिए चर्ट नामक पत्थर से बने सटीक वजन हड़प्पा में मिले हैं। तो भाई ये जो था माप तोल बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि भाई ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हो रहा है, तो सामान को लेन देन के लिए मापना जो था वो बहुत जरूरी था। तो इसके लिए भी उन्होंने स्टैंडर्ड माप का पैमाना जो है अपनाया हुआ था हड़प्पा वासियों ने।
इनका उपयोग व्यापार और लेन देन में समानता बनाए रखने के लिए किया जाता था, ताकि भाई जो, क्योंकि देखो अगर माप तोल सही होगा तो लेन देन भी सही होगा, तो व्यापार जो होगा वो भी सही से हो पाएगा। तो इसलिए जो है इन सब चीजों की व्यवस्था करी गई थी। ये दर्शाता है कि हड़प्पा वासी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी जुड़े हुए थे, ठीक है, यानी वो जो व्यापार को इतना सीरियसली लेते थे कि भाई उन्होंने माप तोल को बिल्कुल सही पैमाना बनाया था, ताकि ना जो समानता बनी रहे, व्यापार में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, क्योंकि भाई उनको रिश्ते अच्छे बनाने थे। वो क्षेत्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार तभी अच्छे से हो सकता है जब भाई समानता हो, तो इसका भी इन्होंने बखूबी तरीके से ख्याल रखा था। लोथल का बंदरगाह, तो गुजरात के लोथल में एक बड़ा गोदी बंदरगाह यानी डॉकयार्ड मिला है। इसके आसपास एक गोदाम भी था जहां पर शिल्प कार्यशाला से लाई वस्तुएं रखी जाती थी, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या था, ये देखिए ये समुद्र होता था, तो समुद्र से क्या एक डोंकी यार्ड देखिए ये बनाया जाता था, आर्टिफिशियल बनाया गया था कि भाई ये देखिए ये पूरा का पूरा जो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक गोदाम बनाया गया है, ठीक है। अब क्या होता था, जो नावें होती थी वो समुद्र से होकर कहाँ पर आती थी, यहाँ पर आती थी, ठीक है, और यहाँ पर रुकती थी और सारा सामान यहाँ पर उतारा जाता था, और जिसको सामान ले जाना होता था वो यहाँ पर रखकर फिर दूर दराज इलाकों तक लेकर जाता था, ठीक है। तो एक जबरदस्त व्यवस्था बनाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी। वहां से इन्हें अन्य क्षेत्रों और देशों में आसानी से भेजा जाता था। यह दिखाता है लोथल व्यापार और निर्यात का मुख्य केंद्र था, जिससे शहरों को आर्थिक लाभ मिलता था, ठीक है। तो लोथल जो था वो क्या था भाई, व्यापार और निर्यात का प्रमुख केंद्र आप देखेंगे था, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे काफी फायदा मिलता था इस क्षेत्र को व्यापार का, ठीक है, क्योंकि भाई सारा जो सामान आता था यहीं पर उतरता था। तो आप देखेंगे लोथल जो था एक विकसित शहरी क्षेत्र था जहां पर अच्छा खासा जो है सामान का लेन देन हुआ करता था, ठीक है। मोहरे की बात करते हैं और लिपि की, तो मोहरे हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय वस्तुएं हैं। ये छोटी चकोर या आयताकार सटीक स्टीटाइट से बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप देखेंगे मोहरे आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, सील देखने को मिलती है। तो सील के इसलिए होती थी भाई कि कोई भी अगर सामान है वो पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो कई बार डर रहता है कि भाई वो सामान चोरी ना हो जाए, उसमें से कोई सामान ना निकाल लिया जाए। तो इसलिए क्या किया जाता था भाई कि जो भी सामान होता था उस सामान का जो मुंह होता था उस मुंह पे क्या किया जाता था भाई, ऐसे करके सील पैक कर दिया जाता था कि अगर वो भाई सील टूटती है तो इसका मतलब है सामान में हेरा फेरी हुई है। तो इसलिए जो था आप देखेंगे सील जो था वो काफी महत्वपूर्ण होती थी उस टाइम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, ठीक है। इन पर मनुष्य जानवरों या दोनों के मिश्रण की आकृतियां बनी होती थी। इन मोहरों पर लिखावट शिलालेख भी होती थी जिससे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सबसे बड़ी व्यवस्था थी भाई इनकी, जो लिपियां मिली हैं, स्क्रिप्ट यानी जो भी चीजें होती थी उन पे चीजें लिखी जाती थी। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में यही है कि जो स्क्रिप्ट क्या थी, इस पे क्या लिखा जाता था, आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है इसकी समझने की कि भाई आखिर ये किस पर्पस और मकसद से बनाई गई थी, ये चीज जो है लोगों को समझ में आज तक नहीं आई है। यह लिपि चित्रात्मक या संकेत आधारित मानी जाती है। तो कहा जाता है भाई ये लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी, और ये जो चित्रों का उपयोग किया गया है वो किस लिए किया गया है, किस संकेत के लिए किया गया है, ये चीज आज तक समझ में नहीं आई है। तो पुरातत्वविदा हो गए, इतिहासकार हो गए, इन सब के लिए आज तक ये क्या है, एक रहस्य बना हुआ है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो क्या है, रहस्यमय लिपि है। संभवतः इसमें कोई भाषाओं का मिश्रण था, जैसे तो इसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण हो सकता है, जैसे प्रोटो द्रविडियन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक आदि। तो उस समय जो अलग अलग क्षेत्रों में भाषाएं मिली तो उसके आधार पर कहा जा सकता है भाई कई भाषाओं का मेल था। तो थोड़ा इसको समझने में जो है बहुत मुश्किल आ रही है। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि यह लिपि किस भाषा से जुड़ी हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि यह स्थानीय रूप से विकसित हुई और बाद की भारतीय लिपियों की पूर्वज मानी जा सकती है, ठीक है। तो ये भाई जो कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर विकसित हुई होगी और धीरे धीरे और भाषाओं से जो मेल खाती होगी, या इससे ही जो है बहुत सारी भाषाएं जो भारत की निकली होंगी, लेकिन अभी भी तक जो है इनका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। व्यापार और विनिमय की बात करते हैं तो हमने जैसे देखा था कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था वो क्षेत्रीय व्यापार तो था ही, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र थे उनमें तो अपना ये व्यापार करते ही थे, लेकिन दूर दराज तक के इलाकों में भी व्यापार करते थे। आप देखेंगे मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, ठीक है ना, ओमान हो गया, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों तक आप देखेंगे जो था हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे, यानी देश के बाहर भी जो था इनका व्यापार जो थे होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत कुशल व्यापारी थे। वे दूर दूर तक व्यापार करते थे और अपने शहरों को समृद्ध बनाए रखते थे। उनका व्यापार स्थानीय यानी भारत क्षेत्र की सीमा में तो था ही, ठीक है, आप देखेंगे ये रहा ना हड़प्पा, यहाँ तो था ही, लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे समुद्र पार करके देखिए तुरान हो गया, ये हो गया ना मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है ना, मगान हो गया, तो यहाँ तक जो है ये लोग क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तरों पर क्या होता था, व्यापार होता था। तो व्यापार के उद्देश्य और दायरा क्या था,
तो हड़प्पा वासी हमेशा कच्चे माल की खोज में रहते थे, जैसे तांबा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी, सोना, मोती आदि। तो आपने देखा था भाई इन्होंने क्या किया था, कुशल कार्यशालाएं बना रखी थी जहां पर इनको कच्चे माल की जरूरत होती थी। तो ये लोग जो थे दूर दराज के इलाकों तक ढूंढते थे भाई कहाँ से कच्चा माल मिल जाए, और वहां से वो लाकर और इन शहरी जो उत्पादन क्षेत्र थे वहां पर बनाते थे और उसके बाद दूर दूर क्षेत्रों तक निर्यात करते थे। ठीक है ना, हड़प्पा शहरों के क्षेत्रों में भी निर्यात करते थे और प्लस में जो बाहर थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओमान हो गया, ईरान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, तो इन क्षेत्रों तक भी ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो इन सामग्रियों से वे सुंदर कलाकृतियां और वस्तुएं बनाते थे और उनका क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। ठीक है, व्यापार के कारण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में काफी आर्थिक गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमने देखा था भाई ये जो थे वो आप देखेंगे समुद्र तटीय इलाके थे, तो इन क्षेत्रों से आप बड़े पैमाने पर देखते हैं व्यापार जो दूर दराज के इलाकों तक होता था। व्यापारिक वस्तुएं और क्षेत्र, तो वस्तुएं आप देखेंगे लापिस लाजुली ईरान के पाममीर और चगाई पहाड़ियों से आती थी। ठीक है ना, और उपयोग कहाँ होता था, मेसोपोटामिया में जो मांग थी आभूषण और सजावट उसके लिए किया जाता था। तांबा जो था ओमान और बलूचिस्तान से आता था, तो इससे क्या बनता था, औजार और हथियार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। कार्नेलियन सोना, लकड़ी, हाथी दांत जो भारत और मेलुआ क्षेत्र से होता था। तो विदेशी व्यापार में विनिमय की वस्तुएं थी, तो विदेशों में इनकी काफी मांग थी। ठीक है ना, कार्नेलियन सोना, लकड़ी, चांदी के दांत वगैरह के जो सामान वगैरह जाते थे भारत से, तो भारत और मेलुआ के जो क्षेत्र से ये सामान आपको मिल जाते थे और इनको आप क्या करते थे, विदेशी व्यापार के लिए उपयोग करते थे, दूर दराज के इलाकों तक क्या करते थे, इनको बेचते थे या भेजते थे या निर्यात करते थे। ठीक है, तो मेलुआ की बात करें तो मेलुआ नाम से मेसोपोटामिया ग्रंथों में सिंधु घाटी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो मेसोपोटामिया के जो भाई ग्रंथ हैं उसमें जो है आप देखेंगे वहां पर आपको मेलुआ शब्द मिलता है, जो किसके लिए उपयोग किया गया है, वो उपयोग किया गया है भारत का जो सिंधु घाटी क्षेत्र है या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र हैं उनको जो है वो मेलुआ कहते हैं अपने ग्रंथों में। ठीक है, क्योंकि वो मेसोपोटामिया जो है वो व्यापार करता था किससे, भारत के हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन वो हड़प्पा सभ्यता ने उस टाइम में वो मेलुआ कहते थे। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता को। विदेशी व्यापार, तो हड़प्पा के व्यापारी मेसोपोटामिया, ईरान, ओमान जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो मेसोपोटामिया के ग्रंथों में आपने देखा भाई मेलहुआ के साथ कार्नेलियन, लापिस लाजुली, हाथी दांत, लकड़ी और सोना जैसी वस्तुओं के विनिमय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के ग्रंथ में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे क्या कहा गया है, उन्होंने मेलहुआ कहा है। क्या और किस किस चीज का व्यापार करते थे उनके ग्रंथों में लिखा मिलता है, कॉर्नेलियन का, लापिस का, लाजुली का, हाथी दांत, लकड़ी। ये उत्तम कृष्ण के जो है भारत में बनाए जाते थे। तो ये लोग जो थे जो मेसोपोटामिया के लोग थे तो इन सब चीजों को बहुत महत्व देते थे, तो ये लोग भारत से इन सब चीजों को लेकर जाते थे। ठीक है, फारस की खाड़ी के कई स्थानों से हड़प्पा की मोती, बाट और मोहरे मिली हैं। तो फारस की खाड़ी में आप देखेंगे कि भाई व्यापार के जो चीजें होती हैं जैसे मोती हो गया, बाट वगैरह जो हो गया, मोहरे वगैरह हो गई, ये वहां पर मिली है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा वासियों का समुद्री व्यापार बहुत सक्रिय था। ठीक है, तो कह सकते हैं भाई यहाँ का सामान अगर वहां मिला है तो समुद्री व्यापार जो था वो काफी सक्रिय था, सामानों को वहां तक भेजा जाता था। नौवहन और परिवहन, तो हड़प्पा वासियों ने समुद्री मार्ग से व्यापार किया। भारत के पश्चिमी तट गुजरात फारस की खाड़ी हेतु टाइग्रियस यूफ्रेट डेल्टा मेसोपोटामिया तक। ठीक है, तो यहाँ जो समुद्र था और वहाँ की जो नदियां थी वहां तक जो आप देखेंगे कि लोग व्यापार करने जाते थे। ठीक है, और किससे जाते थे उस समय, समुद्री मार्ग होता था, तो इस समुद्री मार्ग का उनको ज्ञान था, नाव से ये जो है यात्राएं किया करते थे। लोथल बंदरगाह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाज लंगर डालते थे। तो लोथल बंदरगाह जो प्रमुख क्षेत्र था जहां से जो है मेसोपोटामिया तक जो है यहाँ लोथल में लंगर डाले जाते थे, फिर यहाँ से जो जहाज चलती थी वो मेसोपोटामिया के तटों तक जाती थी, जो वहाँ की नदियां है टिग्रिस, यूफ्रेट्स, डेल्टा, वहां तक के क्षेत्रों में जो है लोग व्यापार करते थे और जो नाव का आना जाना होता था। नदियां और समुद्र उनके लिए मुख्य परिवहन साधन थे, इसलिए शहरों को जल स्रोतों के पास बसाया गया था। ठीक है, तो भाई दूरी तय करनी होती थी तो समुद्र से की जाती थी, लेकिन समुद्र के बाद जब स्थानीय क्षेत्रों तक पहुंचना होता था तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होती थी, नदियां होती थी। ठीक है, तो समुद्र पार करके नदियों में जाया जाता था और नदियों से फिर नदियों के आसपास ही क्षेत्रों को विकसित किया गया था, ताकि भाई समुद्र से कोई अगर अपना सामान लेकर आता है फिर नदियों के द्वारा उस क्षेत्र तक आराम से अपने सामान को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से व्यापार को जो है अति सुगम बनाया गया था। स्थल मार्ग, तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वतीय जो दर्रे हैं जैसे बोलान घाटी से होकर हड़प्पावासी ईरान और अफगानिस्तान से संपर्क बनाए रखते थे। इन मार्गों से व्यापारी कारवां सामान ले जाते थे। ठीक है, तो ये हमने देखा था भाई समुद्र के से तो व्यापार होता ही था, साथ में जो तटीय क्षेत्र थे जहाँ जो आसपास के जुड़े हुए क्षेत्र थे जैसे अफगानिस्तान वगैरह हो गया, ठीक है, ईरान वगैरह तक अगर रास्तों से यानी स्थल रास्तों से भी पहुंचा जा सकता था। ठीक है, तो बैलगाड़ी वगैरह और इन सब चीजों के माध्यम से पूरा का पूरा कारवां जो होता था वो चलता था और सामान लेकर जाता था और वहां पर जो है सामान को बेचता था। आंतरिक स्थानीय व्यापार, तो
भारत के अंदर भी हड़प्पा सभ्यता के अन्य संस्कृतियों से संबंध बनाए रखे। विशेष रूप से आप देखेंगे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, सोठी सीसवाल संस्कृति हड़प्पा के साथ साथ विकसित हुई थी। तो यह दिखाता है कि हड़प्पा वासियों ने स्थानीय संसाधनों को भी उचित उपयोग कर विनिमय किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई कि व्यापार जो था वो सीमित क्षेत्रों तक होता था, तो आसपास के जो इलाके थे वहां पर भी आप देखेंगे व्यापार हो रहा था। लेकिन राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के आसपास के जो इतने क्षेत्र थे वहां पर भी व्यापार होता था। और ये सभ्यताएं जो थी हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत होने के साथ साथ उसके साथ मिलकर ये भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। ठीक है, व्यापार का महत्व क्या था, तो व्यापार से हड़प्पा के शहरों को आर्थिक समृद्धि और स्थिरता मिलती थी। ठीक है ना, तो यानी उसके बाद जो संसाधन थे उनको वो बेचते थे, तो वहां पर से उनको क्या मिलता था भाई, बाहर से आप देखेंगे अच्छा खासा उनको सामान, तांबा वगैरह, कांसा वगैरह, सोना वगैरह, तो ये सारी चीजें उनको मिलती थी। तो इससे क्या होता था, उनको जो व्यापार में थी वो आर्थिक स्थिरता मिलती थी। ठीक है, तो उनका व्यापार काफी अच्छा चलता था। इससे शिल्पकार, कारीगरों और किसानों को रोजगार मिलता था। ठीक है, जैसे शिल्पकार हो गए, कारीगर हो गए, किसान हो गए, उनको भी रोजगार मिलता था, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। विदेशी वस्तुओं के आदान प्रदान से संस्कृतियों के बीच संबंध और ज्ञान का प्रसार हुआ। ठीक है, यानी वस्तुओं का तो आदान प्रदान होता था, लेकिन जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से मिलती है तो उनके ज्ञान का भी जो है प्रसार हुआ। तो उन्होंने भी बहुत सब चीजें भारत से सीखी और भारतीयों ने भी वहां से बहुत सारी चीजों को सीखा। हड़प्पा का धर्म, तो हड़प्पा के धर्म की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया से काफी अलग था। ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी वो धार्मिक व्यवस्था आपको जो भारत में देखने को नहीं मिलती। यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था थी, हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलती है। उन्होंने भव्य मंदिर या धार्मिक स्मारकों का निर्माण कराया। तो आप देखेंगे भाई मिस्र या मेसोपोटामिया में बहुत बड़े बड़े उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, धार्मिक स्थल बनाए। लेकिन उनके धार्मिक विचार उनके मूर्ति अनुष्ठानों और कब्रों के समझे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीयों ने जो क्या किया भाई, अगर भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े मंदिर और ये सब चीजें दिखाई देखने को नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पर अगर आप धर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़े अनुष्ठान और कब्रें देखने को मिल जाएंगी, तो उससे हमें धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां मिलती हैं, लेकिन परफेक्ट जानकारी आज भी धर्म के बारे में हड़प्पा की नहीं मिलती। धार्मिक इमारतों की अनुपस्थिति है, तो हड़प्पा के शहरों में कोई विशाल मंदिर या धार्मिक भवन नहीं मिलते। ठीक है, इसका मतलब है धर्म संगठित रूप से नहीं था, यानी धर्म को एक संगठित रूप से नहीं उपयोग किया जाता था। यानी हर लोग जो है धर्म को एक संगठन के रूप में नहीं मान्यता देते थे कि भाई सब लोग इकट्ठा होकर एक धार्मिक अनुष्ठान और ये सब चीजें करेंगे, तो ऐसी चीजें जो है देखने को नहीं मिलती हैं। वहां सजावटी प्रतीक या बड़े देवालय नहीं थे जो समाज को एक साथ बांधते थे। ठीक है ना, तो यानी आप कहेंगे धर्म जो था वो लोगों को संगठित नहीं करता था, जो लोगों को एक साथ लेकर नहीं आता था, क्योंकि भाई ऐसी कोई चीज देखने को ही नहीं मिली है, कोई सजावटी प्रतीक या बड़े देवालय देखने को ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसी जगह वही होती है ना जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है धर्म के नाम पर, तब बड़े बड़े मंदिर और बहुत सारे धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को नहीं मिलता है। लोग शायद घर पर या छोटे सामुदायिक स्थानों पर पूजा करते थे। तो स्थानीय स्तर पर देखेंगे आप, यहाँ पर लोग पूजा करते थे। ठीक है ना, घर वगैरह हो गया, या स्थानीय लोग जो हैं अपने जो भी देवताओं, कुल देवताओं को मानते थे, तो उनकी जो आप देखेंगे पूजा करते रहे होंगे लोग, ऐसा मान्यता है। स्त्री मूर्तियां और मातृ देवी पूजा, तो खुदाई में मिली स्त्री मूर्तियां दर्शाती हैं कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो मातृ देवी में जो था लोगों का ज्यादा महत्व था। यह उर्वरता और संतान नोपुत्ति से जुड़ा हुआ विश्वास था। ठीक है, क्योंकि भाई उर्वरता यानी ये क्या थे, एक तरह से वो देखते थे कि जो भाई मातृ देवी है वो क्या करती है भाई, संतान को उत्पन्न करना जो प्रकृति है, ठीक है, उसकी जो है ये लोग पूजा किया करते थे। उर्वरता को जो ये लोग महत्व देते थे, जैसे मान लो धरती, धरती से अगर अनाज निकल रहा है तो उस उर्वरता को क्या है ये लोग महत्व देते थे। भारतीय इतिहास में देवी पूजा का निरंतर, जैसे दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी आदि इसी प्रथा से जुड़ी मानी जाती है। तो ऐसे आप देखेंगे भारत के अंदर जो है जो देवियों की पूजा होती है तो वो भी इसी आधार पर जुड़ी हुई है कि भाई देवित्व है। ठीक है ना, पूरा जो आप देखेंगे सृष्टि का निर्माण है वो देवियों के कारण है। तो ऐसी बातें जो है उस समय मानी जाती थी। तो ऐसा मानना हो सकता है भाई हड़प्पा लोगों के जो धार्मिक चीजें थी वो इससे जुड़ी हुई हों। हड़प्पा वासी उर्वरता से जुड़े अनुष्ठानों का पालन करते थे, तो वो उर्वरता को महत्व देते थे, इसलिए जो है उनके जो अनुष्ठान आप देखेंगे इस तरह से देखने को मिलते हैं। उनका मानना था कि फसलें और जीवन की वृद्धि देवी या प्रजनन शक्ति से जुड़ी हुई है। तो यही समझते थे भाई कि अगर क्या है फसलें हो रही हैं, ठीक है, या किसी को जीवन मिल रहा है तो वो किससे जुड़ा हुआ है, वो प्रजनन शक्ति के कारण जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो उस प्रजनन शक्ति को जो है पूजते थे। ऐसी परंपराएं भारत की अन्य ताम्र पाषाण संस्कृतियों में भी पाई जाती हैं, जिससे ये और भी संभव लगता है। तो ऐसा आप देखेंगे ताम्र पाषाण जो संस्कृति है जिनके बारे में काफी जानकारी है, तो वहां पे भी सेम चीज आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए रिलेट कर लिया जाता है। ठीक है, उससे अग्नि पूजा और अनुष्ठान आपको देखने को मिलता है। तो कुछ स्थानों पर राख और जले हुए अनाज के निशान मिले हैं। इन्हें कुछ विद्वान अग्नि वेदियां
अग्निवेदियों के प्रमाण मानते हैं, ठीक है। तो राख और जले हुए अनाज यानी अग्निवेदी, पहले आप देखना धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं, तो उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पे मिली हैं भाई, राख और जले हुए अनाज मिले हैं और कुछ ऐसे वेदियां मिली है। तो ऐसा मानता है भाई यज्ञ वगैरह की परंपरा रही होगी, ऐसा सोचते हैं लोग। इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी अग्नि या अग्नि देवता की पूजा करते होंगे, ठीक है ना। लेकिन यह भी संभव है कि साधारण चूल्हे रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं भाई हो सकता है वो साधारण चूल्हे रहेंगे, अनाज वगैरह पकाए जाते होंगे वहां पर, ठीक है। तो ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान ना होता। तो इस पर भी रिसर्च चल रही है, तो परफेक्ट तरीके से कुछ पता नहीं है भाई कि ये चीज सही है या गलत है। अनुमान के आधार पर ही चीजों को रखा जाता है, ठीक है। सैमनवाद की संभावना, तो कुछ लोग सैमनवाद की संभावना की बात करते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा समाज में सैमनवादी धर्म था, यानी आत्माओं से संवाद करने वाला धर्म, ठीक है, हो सकता था। तो कुछ लोग कहते थे भाई वो आत्माओं से संवाद करते थे, ऐसी भी कुछ लोगों की मान्यताएं हैं। लेकिन यह विचार पूरी तरह निश्चित नहीं है, क्योंकि हड़प्पा समाज बहुत शहरी और संगठित था, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती है, लेकिन वो शहरी और संगठित क्षेत्र था, तो शायद ऐसी चीजें नहीं रही होंगी लोगों की बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। जबकि साम्यवाद आमतौर पर जनजातीय संस्कृतियों में पाया जाता है। तो साम्यवाद आप देखेंगे, ये जो है आप देखेंगे जनजातीय संस्कृतियों में ज्यादा पाया जाता है, आज के टाइम में भी होता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन शहरी और संगठित क्षेत्र में ये चीजें आज भी आपको नहीं देखने को मिलती। तो ऐसा मानना भाई उस समय भी ऐसी चीजें नहीं रही होंगी, ठीक है। दफनाने की परंपरा, तो हड़प्पा सभ्यता में कब्रें तो मिली हैं, लेकिन बहुत ही साधारण। तो भाई किसी भी सभ्यता को समझने के लिए जो उसके समाधान होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि समाधान से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो उस समय के समाज को बताती हैं। तो जब समाधान में खुदाई करी गई और चीजें ढूंढी गई, तो वहां पे भी आप देखेंगे बहुत साधारण चीजें मिलती हैं। कब्रों में आमतौर पर मिट्टी के बर्तन और कुछ छोटी वस्तुएं रखी जाती थी, यानी लोग भव्य या मकबरे का प्रदर्शन नहीं करते थे। तो भारत में भाई ऐसा नहीं है कि अगर मरने के बाद कोई अगर जो है अच्छा संपन्न व्यक्ति है तो वो भव्य मकबरे और इन सब चीजों का प्रदर्शन करता है। जैसे आप देखेंगे इजिप्ट वगैरह में, तो आप देखते हैं भाई पूरा बकायदा अच्छे तरीके से जो शाही परिवार के लोग होते थे उनको दफनाया जाता था, ठीक है। यह दिखाता है कि उनके यहाँ समानता और सादगी का भाव था। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, समानता और सादगी का ही जो भाव रखते थे, ठीक है ना। कोई स्टैंडर्ड चीजें नहीं थी, स्टैंडर्ड कोई पैमाना नहीं था भाई कि कोई बड़ा आदमी मरा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अलग तरीके से मकबरे और इन सब चीजों को बनाया जाए। दूसरी सभ्यताओं में जैसे मिस्र में आप देखेंगे पिरामिड की तरह राजाओं की भव्य कब्रें नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी कोई आप देखेंगे चीजें भारतीय जो सभ्यता है उसमें देखने को नहीं मिलती है। सेमेट्री एच संस्कृति से भी जोड़ दिया जाता है इसे, ठीक है। तो हड़प्पा काल के बाद लगभग दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में पंजाब और हड़प्पा क्षेत्र में नई कब्रें मिली हैं, तो इन्हें सेमेट्री एच संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। तो सेमेट्री एच क्या होता है, ये कब्रों में जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं ना उससे जुड़ी होती है सिमेट्री एच, यानी जो मिट्टी के बर्तन को एक विशेष डिजाइन से बनाया जाता था, तो उसके आधार पर भी कहा जाता है भाई ये भी चीजें वहां पर रही होंगी। वे हड़प्पा के बर्तनों से अलग थे, यह दिखाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में बदलाव आया, लेकिन कुछ परंपराएं जारी रही होंगी। तो सेमेट्री एच की जब वो बात करते हैं तो भाई कुछ मिलती जुलती हैं, कि हड़प्पा सभ्यता में भाई कुछ बदलाव बाद में आया होगा, या फिर पुरानी जो सभ्यता थी उसको भी लोग धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर रहे होंगे, यानी पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, उनकी सभ्यताओं को कुछ फॉलो किया जा रहा होगा, ऐसा मानना था। धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी, तो अगर आप देखेंगे देवता मातृ देवी और संभवतः पुरुष देवता भी थे, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है वहां पर। अब पूजा स्थल की बात करते हैं तो मंदिर नहीं थे, घर या छोटे सार्वजनिक स्थल दिख सकते हो सकते रहे होंगे। अनुष्ठान उर्वरता और अग्नि पूजा के कुछ प्रमाण मिले हैं, लेकिन पूरा प्रमाणित तरीके पे नहीं माना जा सकता कि भाई ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मृत्यु परंपरा, तो साधारण दफन बिना दिखावे के, तो साधारण दफन दिखाया जाता है, कोई ज्यादा ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती वहां पे कि भाई पता लगे कोई जो थे समानता का कह सकते हैं भाई व्यवहार किया जाता था, कोई स्टैंडर्ड या जो राजा महाराजा को जो भव्य तरह से दफनाया जाता था, कीमती चीजें रखी जाती, तो ऐसी ज्यादा चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। धार्मिक प्रतीक, तो मूर्तियां आपको देखने को मिली हैं, अग्निवेदियां देखने को मिली है, मुहर के चिन्ह वगैरह देखने को मिले, तो ये धार्मिक जो प्रतीक से थोड़ा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम कांस्य युग चीन, ठीक है ना, कि चीन में जब कांस्य युग आया तो किस तरह से वहां पर जो बदलाव देखने को मिलते हैं आपको। तो कांस्य युग चीन की बात करते हैं, तो चीन में कांस्य युग की शुरुआत हेनान प्रांत एलिटो नामक स्थान से हुई थी। यह जगह पीली नदी की घाटी में लुआंग शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित था। यहां से होकर चीनी सभ्यता के मुख्य क्षेत्र यानी मध्य मैदान जो है तक आसानी से पहुंचा जा सकता था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो कांस्य सभ्यता चीन के अंदर आई तो वो एलिटो नामक जो है स्थान से शुरू हुई थी। एलिटो संस्कृति क्या थी, तो यह संस्कृति लोंगशान युग की पुरानी संस्कृतियों जैसी तवासी और दावेनोको से विकसित हुई थी, ठीक है। जो प्राचीन संस्कृतियां चली आ रही थी चीन में, तो वहां से जो है ये इसकी शुरुआत होती है। लेकिन अगर आप देखें एलोटो संस्कृति थी वो जो ज्यादा विकसित होती है इनके मुकाबले।
एलिटो का चीन में का पहला शहरी केंद्र माना जाता है। तो पहला शहरी केंद्र आप देखेंगे तो एलिटो में ही आया था। यहाँ कृषि, कांस्य निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई थी। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं भाई एक शहरीकृत व्यवस्था की जो स्थापना होती है वो सबसे पहले चीन के अंदर एलिटो में होती है, जहां पर आप देखेंगे कृषि अच्छी हो रही है। ठीक है ना, और आप देखेंगे कांस्य से संबंधित चीजों का निर्माण शुरू हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी स्थापित की गई है। तो ये सब जो आप देखते हैं सबसे पहले चीन के अंदर एलिटो में होता है। यह क्षेत्र धीरे धीरे चीन की राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये विकसित होता जाता है तो सारी जो भी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती है उसका केंद्र जो है वो एलिटो बनकर उभरता है। सैंडाई या तीन राजवंशों का युग, तो इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो तीन राजवंशों से हुई थी चीन के अंदर। ठीक है, तो चीन का जो प्रारंभिक इतिहास काल है सैंडाई या तीन राजवंशों का युग कहलाता है। इसमें आप देखेंगे शाय हो गया, शांग हो गया, झोउ हो गया। तो ये तीन राजवंश थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे किसके लिए, अगर आप देखेंगे चीन के प्रारंभिक इतिहास को। तो शांग राजवंश क्या था, तो पहले केवल झोउ राजवंश के साक्ष्य मिले हैं, यानी सबसे पहले आप देखेंगे तो सिर्फ झोउ जो राजवंश था उसका ही प्रमाण मिलता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीजों की जब खोज होती है तब वहां पर आप देखेंगे शांग राजवंश उभर कर आता है। तो बाद में अन्यांग में खुदाई के दौरान जब अन्यांग जगह पर खुदाई हुई तो वहां पर आप देखेंगे हीन के खंडर थे, या उन्हें देवेक हड्डियां की खोज भी कहा जाता है। तो वहां पर आप देखेंगे श्यांग राजवंश जो था, जो शांग राजवंश था उसका वास्तविक अस्तित्व प्रमाणित होता है कि भाई शांग राजवंश जो था उससे पहले का था। ठीक है, और शांग काल में कांस्य वस्तुएं, लेखन प्रणाली और राजाओं की वंश परंपरा पाई जाती है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी नई चीजें देखते हैं जब यहाँ पे शांग वंश के जो प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई कांस्य वस्तुएं भी थी, लेखन प्रणाली भी काफी विकसित थी, राजाएं किस तरह से वंश प्रणालियां थी वो बनाई गई थी भाई, किस किस तरह से राजा आए और किस तरह से उन्होंने क्या किया है समाज को आगे लेकर गए। तो ये सारी चीजें जो है उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। तो जब हम झोउ राजवंश की बात करते हैं तो झोउ शासकों ने शांग को हराया था, तो इन्होंने ही शांग को हराकर जो सत्ता संभाली थी उन्होंने राजवंशीय शासन प्रणाली को और विकसित किया। तो यहीं से आप देखेंगे राजवंशीय प्रणाली जो और ज्यादा उभर कर आती है चीन के अंदर। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक अनुष्ठान और कांस्य कला का विस्तार हुआ। तो यही जो टाइम था जहां पर राजनीतिक स्थिरता आती है, ठीक है ना, और यहीं पर आप देखेंगे भाई धार्मिक अनुष्ठान और ज्यादा शुरू होते हैं चाइना के अंदर, और यहीं पर जो है कांस्य काल की भी जो शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फेज था चाइना के जो है अगर आप देखें कांस्य युग के विकास का। ठीक है ना, तो एलोटी नगर नियोजन क्या था, तो एलिटो की जब हम नगर नियोजन की बात करते हैं तो पुरातत्वियों ने एलिटो सभ्यता को 4 चरणों में बांटा है। तो 4 चरणों में बांटकर बताते हैं भाई किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ था। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक यह शहर लुओ नदी की एक सहायक नदी घाटी में जो है बसा हुआ था। शुरुआत अगर देखते हैं तो यह क्षेत्र उपजाऊ और सुरक्षित था। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इस शहर की, भाई ये उपजाऊ था और सुरक्षित था, इसलिए यहाँ सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। तो यही कारण था कि यहाँ पर जो है सभ्यता बहुत तेजी से आगे बढ़ी। दूसरे और तीसरे चरणों में लगभग 1800 ईसा पूर्व एलिटो एक बड़ा शहर बन गया। ठीक है, और दूसरी और तीसरी जब चरण आते हैं तो उस समय एलिटो जो है लगभग 1800 ईसा पूर्व में एक बड़ा शहर जो है वो बनकर उभरता है। इसका आकार लगभग आप देखेंगे 1.9 इंटू 2.4 किलोमीटर तक था लगभग। ठीक है, और इसकी जनसंख्या आप देखेंगे 30,000 तक रही होगी। ठीक है, दूसरे और तीसरे चरण में जो ये शहर था वो काफी ज्यादा विकसित होता है। नगर की संरचना की बात करें तो शहर में बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी के चबूतरे पर बनाई गई थी। ठीक है, सेम जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था, पहले क्या होता भाई चबूतरे बनाए जाते थे उसके बाद घरों का निर्माण किया जाता था। तो ऐसी ही चीज आप देखेंगे यहाँ भी देखने को मिलती है। कुछ इमारतें राजमहल थी जहाँ शासक रहते थे, कुछ का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। शहर को 2 मीटर मोटी दीवार से घेरा गया था जो रक्षात्मक था। ठीक है, ताकि बाहर से अगर कोई आक्रमण वगैरह हो तो सुरक्षित रहा जा सके। यह दीवार बाद के शहरों की तुलना में छोटी थी, शायद क्योंकि प्राकृतिक सुरक्षा पहले से थी। ठीक है, तो प्राकृतिक सुरक्षा पहले से, लेकिन बाहर से अगर कोई आक्रमण होता है तो उससे निपटा जा सके, ये सारी चीज थी। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई राजा का प्लेस होता था, उसके आप देखेंगे भाई धार्मिक क्षेत्र जो होते थे वो अलग होते थे, और उसके बाद देखेंगे जो काम करने वाले लोग होते थे वो अलग होते थे, और उसके बाद आप देखेंगे जो शहरों जो लोग रहते थे उनके घर जो थे वो अलग तरह से बनाए गए थे। ठीक है, तो अलग अलग ये देखिए ये जो था धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र होते थे। तो इस तरह से जो है पूरा शहरों का निर्माण किया गया था, यानी अच्छे से सोच समझ कर जो है तो शहरों का निर्माण करा गया था। नियोजन की विशेषताएं क्या थी, तो एलिटो को वर्गाकार योजना में बनाया गया था। ठीक है ना, वर्गाकार बनाया गया था। मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थी, बाद के चीनी राजधानियों के नियोजन का आधार बने। तो सेम वैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता में देखा था भाई कि क्या होती थी, सड़कें जो होती थी वो क्या करती थी ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। सेम ऐसे ही आप देखेंगे कि एलिटो जो नगर था वो भी ऐसे ही विकसित किया गया था। शहरों के भीतर अलग अलग कला और उत्पादन क्षेत्र थे। तो शहरों में भी आप देखेंगे भाई अलग अलग जो थे कला और उत्पादन के क्षेत्र बनाए गए थे, जहां पर चीजों को बनाया जाता था, उत्पादन क्रिया की जाती थी।
जैसे आप देखेंगे जेड हो गया, श्रमिक हो गया और कांस्य वस्तुओं के निर्माण की कार्यशाला है। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार की जो चीजें चाइना में बनती थी, तो वो सारी चीजें जो है, चीजों का निर्माण जो है इन कार्यशालाओं में होता था। ये सभी शासकों के नियंत्रण और संरक्षण में चलती थी, तो शासकों का कड़ा नियंत्रण होता था, वो अपने हिसाब से इस पूरी व्यवस्था को चलाते थे। ठीक है, और उसको संरक्षण भी देते थे भाई कि इस व्यवस्था को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी भाई, वस्तुओं का जो है व्यापार वगैरह होता था, हथियार वगैरह की जरूरत होती थी, तो इसलिए राजा और प्रशासन जो है इसको संरक्षण देता था। ठीक है, इसको आगे लेके चलता था। विशेषताएं जो एलिटो को राजधानी बनाती हैं, तो एलिटो को राजधानी बनाने की विशेषता क्या थी, तो सुनियोजित सड़क व्यवस्था हमने देखी थी। ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी भाई जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जोड़ती थी। महलों और धार्मिक भवनों के लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। ठीक है, तो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे धार्मिक जो भी चीजें थी या भवन थे उनको बनाया गया था। औद्योगिक क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन था, तो आपने देखा था भाई जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनको अलग से बांटा जाता था। ठीक है, शासकीय नियंत्रण का सबूत है, तो शासक जो था वो पूरा इस हर गतिविधि पर नियंत्रण रखता था। एलिटो की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। एलिटो जो था, एलिटो की अर्थव्यवस्था एक मुख्य आधार कृषि था। तो एलिटो की भाई सब देखो, किसी भी सभ्यता का जब विकास हुआ था वो कृषि से हुआ था, तो कृषि तो कभी किसी ने छोड़ी नहीं, आज भी नहीं छूटी है। तो हर एक सभ्यता में कृषि जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। किसानों ने गेहूं, बाजरा और चावल जैसी फसलें उगाई। ठीक है, तो ये उनकी वहां की प्रमुख फसल थी। साथ ही उन्होंने सब्जियां हो गई, मुर्गियां, सुअर और रेशम के कीड़े भी पाले। ठीक है, तो दोनों तरह से काम करते थे ये लोग, कृषि का भी उत्पादन करते थे, पशुपालन भी करते थे। ठीक है, कृषि में उन्होंने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के तरीके अपनाए, क्योंकि पीली नदी की घाटी में गाद और कटाव आम समस्याएं थी। ठीक है, तो पीली नदी से जुड़ा हुआ था भाई ये, तो यहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था इन नदियों से हो सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कई बार क्या होता था भाई, पीली नदी के अंदर बाढ़ आ जाती थी या गाद जमा हो जाती थी, तो उससे पानी से सिंचाई करना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया भाई, इस नदी पर निर्भर ना होकर सिंचाई के लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाई। ठीक है, तो सिंचाई के लिए उन्होंने अलग से जलाशय वगैरह का निर्माण किया, तो वहां से ये लोग सिंचाई कर लेते थे ताकि पूरा नदी पर डिपेंड ना रहना पड़े। शासन और कर व्यवस्था, तो किसानों को अपनी उपज का एक हिस्सा राजधानी को देना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासन जो है वो कर लेता है, तो एक उपज का जो हिस्सा था वो कर के रूप में प्रशासन को देना पड़ता था। यह व्यवस्था एक संगठित नौकरशाही तंत्र के द्वारा नियंत्रित थी। तो भाई एक संगठित नौकरशाही थी जो क्या करती थी भाई, पूरे प्रशासन को देखती थी, क्या काम होगा, कैसे होगा, ठीक है ना, कैसे रख रखाव किया जाएगा, कैसे सुरक्षा की जाएगी। तो ये सारा नियंत्रण जो था वो एक प्रशासनिक व्यवस्था के पास था, तो इसलिए उस व्यवस्था को चलाने के लिए कर लिया जाता था। राज्य के प्रशासनिक, सैन्य, धार्मिक और कारीगर वर्गों का खर्च इसी से चलता था। ठीक है, तो सेना का खर्च भाई यहीं से चलाया जाता था। जो भी धार्मिक क्रियाएं थी या जो भी कारीगर वर्ग थे जो प्रशासन से जुड़े काम करते थे, तो उन सबका खर्चा जो था इसी कर से चलता था। इसे शासक वर्ग के पास धन और संसाधनों का नियंत्रण था, जो बाद में सांग और झाऊ राजवंशों की सफलता की नींव बड़ी। ठीक है, तो बाद में देखेंगे आप जो भी राजवंश आए थे उनके पास भाई आर्थिक संपन्नता थी, तो इसलिए जो था इस जो प्रशासन था वो इतने लंबे समय तक टिका और इन राजवंशों ने अच्छे से जो है प्रशासन चलाया। शिल्प और उद्योग, तो एलिटो में शिल्प कला बहुत ही विकसित थी। जैसे कांस्य वस्तुओं का निर्माण ये लोग करते थे। जेड और सिरेमिक कला जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण थी उस टाइम में। रेशम और आभूषणों का ये उत्पादन किया करते थे। ये सभी कार्य शासकों के नियंत्रण और संरक्षण में होते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई जो शिल्प उद्योग था या जो भी व्यवस्थाएं थी वो सब प्रशासन के नियंत्रण में थी और उसको सुचारू और अच्छे संगठित रूप से और संरक्षित रूप से चलाया जाता था। व्यापार और विनिमय की बात करते हैं, तो एलिडो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, यहाँ आसपास के इलाकों से कई वस्तुएं आती थी, जैसे नमक हो गया, तांबा हो गया, जेड हो गया, कोड़ी हो गई, फिरोजा हो गया, मिट्टी हो गई, कीमती पत्थर हो गए, लकड़ी, जानवर, खाद्य पदार्थ, तो ये सारे जो थे इस व्यापारिक केंद्र में होती थी क्रियाएं। लेना और देना जो था इन्हीं क्षेत्र में हुआ करता था, तो इसलिए भी शहर जो था वो काफी विकसित था। ठीक है, क्योंकि व्यापार जहां पर होता है वहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं, और आर्थिक गतिविधियां जिस क्षेत्र में होती हैं वो अपने आप क्या होता है, डेवलप्ड होता जाता है। ये वस्तुएं उत्तरी ताओसी क्षेत्र से लेकर दक्षिण यांगजी घाटी तक क्षेत्र में लाई जाती थी। ठीक है ना, तो एक बड़े क्षेत्रों से सामान को इस क्षेत्र में लाया जाता था और ले जाया जाता था। लंबी दूरी का व्यापार नेटवर्क था इनका, तो एलिटो के पास पहाड़ों से धातु, नमक, शिकार और कृषि उत्पादन मिलते थे। तो नदियों के रास्ते, दूर दूर के शहरों से व्यापारिक संपर्क बने थे। तो भाई बहुत ऐसी चीजें थी जो एक जगह पर नहीं मिलती थी, तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई जो स्थानीय व्यापार था वो भी अच्छा था, और जो दूर दूर का व्यापार था, जो शहरों का व्यापार था, वो नदियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है ना, दूर दूर से जो व्यापारिक संपर्क थे, और नदियां जो थी महत्वपूर्ण स्रोत थी सामान को लाने और ले जाने का। इससे लंबी दूरी के व्यापार मार्गों का विकास हुआ, तो नदियां के जो रास्ते बनाए गए तो उससे व्यापार मार्ग जो था और ज्यादा विकसित हुआ, दूर दूर तक व्यापार होने लगा।
कांस्य और जेड जैसे सामान निर्यात किए जाते थे, जबकि कच्चे माल आयात किए जाते थे। तो ये लोग क्या करते भाई, बना बनाया जो सामान था वो दूर दूर तक निर्यात करते थे, और क्योंकि इनके पास कच्चा माल जो था वो नहीं था, कई बार नहीं मिल पाता था, तो ये लोग बाहर से उन सब चीज़ों का आयात करते थे और फिर सामान बनाकर फिर अलग अलग क्षेत्रों में उसको बेचते थे। एल्यूटो में कांस्य उत्पादन की बात करते हैं तो भाई एल्यूटो काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो थी कांस्य वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो एल्यूटो में आप देखेंगे भाई, कांस्य का जो था बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था, बाकायदा कार्यशालाएं बनाई गई थी जहां पर ये लोग क्या करते थे, धातु को बनाते थे और उसके बाद वहां से बेचते थे। ठीक है, तो ये वही विशेषता थी जिसमें जिया संस्कृति और उससे पहले लोंगवास संस्कृति से अलग बनाया। तो भाई जो पहले जो संस्कृति थी चीन के अंदर, तो वो उस तरह की नहीं थी। वो कहेंगे तो एक तरह से देखें तो वो पाषाण काल संस्कृति थी। वो लोग क्या करते थे भाई, पत्थर और हड्डियों के औजार वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, वो तकनीक यूज करते थे। लेकिन जब हम एल्यूटो की बात करते हैं तो उन्होंने उससे हटकर कांसे की शुरुआत करी, और इसी ने क्या किया, उसको अलग बनाया, और एक अलग सभ्यता के विकास में जो आप देखेंगे एल्यूटो जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कांस्य वस्तुओं के निर्माण के लिए संगठित प्रशासनिक प्रणाली थी, जो संसाधन, श्रमिक, परिवहन और कारीगरों को नियंत्रित करती थी। ठीक है, तो भाई कांसा बनाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना, कांसा बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, सबसे पहले क्या चाहिए भाई, कच्चा माल चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करवाना। उसके बाद कुशल श्रमिक चाहिए, उसकी व्यवस्था कराना। ठीक है, परिवहन, सामान को लाने ले जाने के लिए उसकी व्यवस्था करवाना। ठीक है, फिर उसके बाद कारीगरों को लाकर सामान को बनवाना। तो ये एक जटिल प्रक्रिया थी, कोई एक व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता था। तो जो प्रशासन था उसने इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से नियंत्रित किया। तकनीकी विशेषज्ञता क्या होती है, देखिए कांस्य उत्पादन के लिए बहुत तकनीक, ज्ञान और कौशल की जरूरत होती है। ठीक है, तो भाई कांसा ऐसे नहीं बनता, कांसे को बनाने के लिए भाई बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए खनन के रूप में तांबा, टीन और सीसा के अयस्कों की पहचान और खुदाई की जाती है। भाई खुदाई से पहले इन सब चीजों को निकाला जाता है। एक बड़ी समस्या ये रहती है कि कहाँ पर मिलेगा। दूसरा, गलाना, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता था। अयस्कों को गर्म करके शुद्ध धातु निकालना, फिर धातुओं को सही अनुपात में मिलाकर ताकि मजबूत कांसा बन सके, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये भी क्या थी, एक भाई तकनीकी कौशल था ये। उसके बाद ढलाई, मिट्टी या सेरेमिक के सांचे बनाए जाते थे, उसमें पिघला हुआ कांसा डाला जाता था। ठंडा होने पर सांचे तोड़कर बर्तन या हथियार निकाले जाते थे। वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए नक्काशी की जाती थी। तो एक भाई एक जटिल प्रक्रिया थी, कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन एक संगठित तौर पर जब प्रशासन ने इसने अपनी भूमिका निभाई तो ये जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा आसान हो गई। ठीक है, और इसी की वजह से आप देखेंगे ये सभ्यता जो थी काफी विकसित भी हुई। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले और निकाला जाता है, फिर उसको पगलाया जाता है, फिर उसके जो है सांचा होता है, सांचे में डाल के, ठीक है, उसको रूप दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको तोड़कर उसमें से निकाला जाता है। तो एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन आप देखेंगे एल्यूटो प्रशासन ने जो था इस तकनीकी व्यवस्था को बहुत अच्छे से संचालित किया। ठीक है, और कांस्य में बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जो वहाँ की जो संस्कृति का आज भी हिस्सा रहे हैं। ठीक है, और वो उस समय भी जो आप देखेंगे करना ये बहुत मुश्किल था, उस समय करना भाई बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि संसाधन उस तरह से उपलब्ध नहीं थे। तापमान को नियंत्रित करना और सांचे को बनाना, अच्छे से डिजाइन करना, ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया था। प्रशासनिक नियंत्रण की बात करते हैं तो इतने बड़े उत्पादन को संभालने के लिए राज्य के पास प्रशिक्षित अधिकारी और कुशल प्रबंधन, तो ये जो पूरा एक काम चल रहा था उसके लिए भाई प्रशिक्षित अधिकारी और कुशल प्रबंधन की जरूरत थी। तो ये चीज भी देखेंगे आप वहां पर की गई। तो कारीगरों को खाना, आवास और प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, तो बकायदा उनको ट्रेंड किया जाता था भाई, उनको खाना और उनका खर्चा उठाया जाता था ताकि वो लोग ये काम अच्छे से कर सकें। सरकार यह सुनिश्चित करती थी कि अयस्क और धातु की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। ठीक है, तो ये भी जरूरी था भाई कि कच्चा माल आता रहे और बना हुआ माल जो है वो जाता रहे, तो ये लगातार होता रहे, क्योंकि भाई अगर एक बाजार को चलाना है तो ये चीज जरूरी थी। तो इस पे भी जो था काफी अच्छा नियंत्रण था सरकार का। यह सब राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति पर आधारित था। ठीक है, तो भाई ये किस पे डिपेंड करता है, अगर सरकार के पास भाई अच्छा पैसा है, ठीक है, ताकि वो कच्चे माल को आसानी से ला सके, कुशल श्रमिक हैं, ठीक है, कारीगर हैं या परिवहन है, और उसके बाद सेना का होना बहुत जरूरी है कि भाई दूर दराज तक इलाकों से लाना और उन सबको संभाल कर पहुंचाना, तो ये भी एक बड़ा जटिल काम था। लेकिन फिर भी जो उस समय के आप देखेंगे जो प्रशासन था इन सब व्यवस्थाओं को बड़े अच्छे तरीके से जो है अंजाम दे रहा था। उत्पाद और उपयोग, तो एलिटो के शिल्पकारों ने कांसे से कई वस्तुएं बनाई। आप देखेंगे कांसे के बर्तन बनाए, उन्होंने हथियार बनाए, अनुष्ठानिक वस्तुएं बनाई, सजावटी वस्तुएं बनाई। तो ये सारी आप देखेंगे उनकी कला थी जो काफी जो है फेमस भी हुई और दूर दराज के इलाकों तक इसको पहुंचाया भी गया और काफी पसंद भी की गई। ठीक है, तो इससे इनका व्यापार जो था वो काफी अच्छा हुआ।
ये वस्तुएं अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग की जाती थी और कब्रों में दफनाई गई वस्तुओं के रूप में भी पाई गई हैं। तो भाई ये जो चीजें थी वो सबसे ज्यादा अभिजात वर्ग यानी जो पैसे वाले लोग थे वो काफी इसका इस्तेमाल करते थे, तो मार्केट में इसकी काफी मांग थी। ठीक है। और ये वस्तुएं आप देखेंगे बाद में जब खुदाइयां हुई तो ये वस्तुएं जो है कब्रों से भी निकाली गई हैं। ठीक है। तो इसका मतलब इसका महत्व बहुत था, तो इन वस्तुओं का महत्व काफी था। सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं तो कांस्य उत्पादन ने राज्य की शक्ति और संपन्नता को बढ़ावा दिया भाई। तो अगर कांस्य का उत्पादन होने लगा और उसका निर्यात अच्छा खासा हो रहा था, ठीक है, तो अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, तो इससे आप देखेंगे राजा जो था, राज्य था, वो काफी शक्तिशाली हो गया और संपन्न भी हो गया। ठीक है। इससे व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण भी मजबूत हुआ। ठीक है। तो जब एक स्थिर राज्य होता है, उसके पास शक्ति होती है, उसके पास पैसा होता है, तो वो क्या करता है, वो ज्यादा विकास करता है। तो इसलिए इस समय देखेंगे कि जब संसाधनों पर अच्छा नियंत्रण हो गया तो यहाँ की जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, वो भी अच्छी हुई और इस सभ्यता का विकास जो है होता रहा। एलिटो चीन में बड़े पैमाने की धातु तकनीक का केंद्र बन गया। तो एलिटो जो था उस समय आप देखेंगे सबसे बड़ा जो केंद्र था चीन में धातु तकनीक का। ठीक है। तो व्यापार जो भी होता था वो एलिटो से ही होता था, संसाधन जो भी मिलते थे यहीं से मिलते थे, तो इसलिए एक व्यापारिक केंद्र बना और बहुत मजबूर व्यापारिक केंद्र बना और यहाँ पर जो है सभ्यता का विकास निरंतर होता ही रहा। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।